अच्छा देखो सुनो, बस। हाँ, लास्ट क्लास जस्ट बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है। जो लोग नहीं था कोई बात नहीं है। आज अपन फिर से एक बार रिकैप करता है कि लास्ट क्लास में बेसिक्स क्या क्या सीखा था, एंड देन फिर धीरे धीरे आगे मूव ऑन करेगा, ठीक है। हमने देखा था कि व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अपना सिलेबस में क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। वन इज शेयर्स, अनदर वन इज डिबेंचर्स, ठीक है। कंपनी का टोटल थ्री सिक्योरिटीज होते, देर आर टोटल थ्री सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। वन इज शेयर्स, अनदर वन इज डिबेंचर्स, द थर्ड वन इज बॉन्ड। यानी इन शॉर्ट, कंपनी को जब पैसा रेज करना होता है, कंपनी कैन ईदर गिव इट शेयर्स एंड गेट द मनी, company can give the debentures and get the money, company can give the bonds and get the money, right? लेकिन जब शेयर्स देता है, यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बट जब कंपनी डिबेंचर्स देता है, यू बिकम द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर दोनों में डिफरेंस क्या है? when you become a shareholder, that means you become the owner of the company, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बट when you become a debenture holder, it means you are just a creditor of the company। आपने कंपनी को क्या दिया है? लोन दिया है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अपना सिलेबस क्या है? अपना सिलेबस है शेयर्स एंड डिबेंचर्स को कवर करना। शेयर्स में भी अपन जो चैप्टर कवर कर रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। यानी कैसे कंपनी शेयर्स इशू करता है, किसको किसको इशू करता है, इशू करने के टाइम में कंपनी को क्या क्या अकाउंटिंग करना पड़ेगा, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कैसा होगा, दैट्स द ओवरऑल एस्पेक्ट्स अपन को कवर करना है। एंड सेकंड चैप्टर जहां पे वी विल बी कवरिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स, राइट। अब पहले हमने पढ़ा था कंपनी का डेफिनेशन। कंपनी क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी इज नॉट अनलाइक आर्स, जिसका जो सांस लेता है, जो मर सकता है। कंपनी इज अ नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो चलता ही जाएगा, राइट। क्लियर है? तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। व्हेन आई से क्रिएटेड बाय लॉ, इट मीन्स हम लोग की तरह कंपनी पैदा नहीं होता है। हम लोग को कंपनी को पैदा करना पड़ेगा कैसे? थ्रू द लॉ। अब लॉ का मतलब हमें कंपनी को एज ए रजिस्टर करना पड़ेगा। जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को कंपनी स्टार्ट करना है, फॉर दैट वी हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। कंपनी ऐसे ही नहीं है कि हवा हवा में स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव टू टेक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां से मिलेगा? बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंडिया में कंपनी स्टार्ट करना है तो अपन को कहां जाना पड़ेगा? आरओसी ऑफिस, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां जाके अपन को दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या क्या काम करने वाला है, वो सारा इंफॉर्मेशन एमओए में लिखा हुआ रहेगा। एंड कैसे काम करेगा, किसके पास कितना पावर्स होगा, व्हाट आर द इनसाइड रूल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो सब कुछ कंपनी लिख के रखता है इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जब हमें इंडिया में कंपनी स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सबमिट टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी। वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? एमओए एंड एओए। एमओए का फुल फॉर्म और एओए का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। कौन से ऑफिस में सबमिट करना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आरओसी। ठीक है, आई बात समझ में? इफ आरओसी को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट है, तो हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। वंस वी रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड या फिर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, आप कंपनी के नाम से बिजनेस कर सकता है। दैट मीन्स कंपनी अपने नाम से एसेट खरीद सकता है, लाइबिलिटीज क्रिएट कर सकता है, कंपनी अपने किसी के ऊपर केस करना है तो कर सकती है, कंपनी के खुद के ऊपर केस हो सकता है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग जो एक नेचुरल पर्सन के साथ हो सकता है, वो सारा चीज आप कंपनी के नाम पे कर पाओगे। क्लियर है? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। इज इट क्लियर? देन परपिचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का कभी डेथ नहीं होगा। कंपनी के मालिक लोग का डेथ हो सकता है, बट कंपनी का कभी भी डेथ नहीं होगा। इट विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन
हैविंग अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी के बिहाफ में एग्रीमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये डेफिनेशन में ध्यान रखना, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। क्लियर है? देन किस ऑफिस में जाना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन सा दो डॉक्यूमेंट? एमओए एंड एओए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी किस में लिखा हुआ होगा? एमओए, ठीक है। कंपनी के अंदर का रूल्स वगैरह एओए के अंदर होगा। इज इट क्लियर? देन वी हैव स्टडीड शेयर्स। अब शेयर होता क्या है? जब कंपनी अपना टोटल कैपिटल को डिविजिबल यूनिट्स में बांट दे, इट इज नोन एज शेयर्स। ठीक है। जैसे कि आपने शार्क टैंक वगैरह में देखा था, उन लोग आते हैं कि भाई हमारे कंपनी का 1% शेयर ले लो, 5% शेयर्स ले लो, या 10% शेयर्स ले लो। अब ये शेयर्स है क्या? शेयर्स मतलब हिस्सा। अब ये हिस्सा बनता कैसे है? सपोज जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, व्हेन यू रजिस्टर योर कंपनी इन द आरओसी, तो उस एमओए के अंदर में आपको बताना पड़ता है कि व्हाट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, दैट इज पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितना टोटल शेयर्स ऑफर कर सकती है, ये आपको आरओसी में बताना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन दैट बेसिस आरओसी आपसे फीस चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपसे एक फीस चार्ज किया जाता है, और वो जो फीस का कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है तुम्हारा कैपिटल के ऊपर। सपोज मैं जाता हूँ आरओसी में और बोलता हूँ मेरे को बी3 लिमिटेड बनाना है या बी3 प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, तो आरओसी बोलेगा अच्छा ठीक है, आपको बी3 प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बनाना है, तो आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी योर टोटल कैपिटल। ठीक है, जो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बाय इश्यू ऑफ शेयर्स रेज कर सकते हो। तो लेट्स से हाइपोथेटिकली मैंने बोला माय टोटल कैपिटल विल बी ₹5 करोड़, ₹5 करोड़। बोलता है ये तो 5 करोड़ इज द टोटल कैपिटल। अब इसको कैसे बांटोगे आप? यदि आप अपना कंपनी का हिस्सा बेचोगे तो कैसे बेचोगे? तो व्हाट आई सेड कि मेरा 5 करोड़ रुपए का टोटल कैपिटल है, लेट्स डिवाइड इट इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ ₹10। 5 करोड़ को 10-10 रुपए का छोटा छोटा यूनिट्स बना दो। तो व्हाट आई डू, डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 50 लाख शेयर्स। यानी मैं पूरे लाइफ टाइम में 50 लाख शेयर्स ऑफर कर सकता हूं। मेरा कंपनी का टोटल शेयर कितने हिस्से कितने बन गए? 50 लैक्स। ये 50 लाख शेयर्स मैं ऑफर कर सकता हूं, इसी को हम बोलते हैं शेयर्स। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिविजिबल यूनिट्स। अब ये 10 रुपए है, मैं इसको 50 रुपए भी कर सकता था। 5 करोड़ डिवाइडेड बाय ₹50 का एक शेयर, राइट? तब फिर टोटल नंबर ऑफ कितने शेयर्स होते हैं मेरे? कितना? 10 लाख होता क्या? 10 लाख शेयर्स होते हैं। समझ में आया? ये डिनोमिनेशन जो है कंपनीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, बट आगे चल के मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है और हमारे एग्जाम का क्वेश्चन में कैसा रहेगा। बट समझ में, व्हाट डू मीन बाय शेयर्स? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल डिविजिबल यूनिट्स, each such unit is known as shares। क्लियर है? आई बात समझ में? नहीं, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप बताते हो कि मैं टोटल कितना शेयर्स पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकता हूं, उसको हम बोलते हैं टोटल कैपिटल। आई बात समझ में? अब रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आरओसी को आपने बोला है ना कि हम पूरे लाइफ टाइम में इतना शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। भाई बिकॉज हमने आरओसी को बोला, आरओसी इज गिविंग अस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आरओसी ने क्या किया, हमें ऑथोराइज कर दिया, पावर्स दे दिया कि ठीक है आप लाइफ टाइम में इतने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, मतलब इतना शेयर्स बेच के लोगों से पैसा ले सकते हो। आई बात समझ में? उसी को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्लियर है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। किसी को डाउट ऑथोराइज्ड कैपिटल? यानी सोचो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, उस टाइम में आपको फॉरकास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि लाइफ टाइम में हम कितना शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है ना उस टाइम में हमने कम कैपिटल बताया हो। सपोज मुझे अभी लगता है कि 5 करोड़ रुपीस के टोटल शेयर्स, दैट इज 50 लाख शेयर्स इज एनफ, मैं इससे ज्यादा कैपिटल नहीं रेज करूंगा। लेकिन मुझे और ज्यादा एक्सपांशन करना है, तो मुझे लगता है और शेयर्स ऑफर करने पब्लिक को। लेकिन मैंने तो डॉक्यूमेंट में कितना लिख दिया? 50 लाख शेयर्स। अब इससे ज्यादा तो इश्यू कर नहीं पाऊंगा, तो फिर क्या करना होगा?
क्या आपको लगता है कि हम इससे ज्यादा शेयर्स ऑफर कर सकते हैं? कुछ तो विंडो होगा ही, कुछ तो तरीका होगा ना भाई। मेरे को कैसे पता आज डे वन ऑफ माय बिजनेस कि भाई आगे चल के मेरे को और कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ सकती है ना। तो आरओसी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम आपसे जो फीस लेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। इफ आपको फ्यूचर में लगता है कि आपको कैपिटल बेस इंक्रीज करना है, तो आप फिर से हमारे पास आना, दोनों डॉक्यूमेंट अमेंड कर देना। मतलब उन दोनों डॉक्यूमेंट को फाड़ देना, नए डॉक्यूमेंट्स बना के लेके आना, नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा, नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा, और उसमें आप कैपिटल का वैल्यू बढ़ा देना। तो फिर क्या होगा, जो फीस आज हम आपसे ले चुके, बाद में फिर डिफरेंस वैल्यू हम आपसे ले लेंगे। तो फ्यूचर में दिस ऑथोराइज्ड कैपिटल कैन बी चेंज्ड, बट इट इज अ प्रोसेस अंडर द लॉ। आपको अपना शेयर होल्डर का कंसेंट लेना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, उसके बाद में जाके ये दोनों डॉक्यूमेंट अमेंड होता है। क्लियर है? तो इतना इजी नहीं है, बट यस इट इज अमेंडेबल। यदि आप फ्यूचर में सोचते हो कि मेरे को इसको अमेंड करना है, चेंज करना है, तो हम कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? बोलो। टोटल कैपिटल विच कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बाय वे ऑफ शेयर्स। फिर से बताना, ऑथराइज कैपिटल क्या है? अरे छी बे, आवाज ही नहीं है। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज कैपिटल? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कंपनी कैन रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एंटायर इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, उसी को हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? शेयर्स का मतलब क्या था? टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिविजिबल यूनिट्स। अब स्मॉल डिविजिबल का मतलब इट में बी डिवाइडेड बाय 10, 20, 30, 50, 100, जो आपको सही लगता है। ठीक है, जितना रुपीस का आपको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बनाना है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब ये जो मैंने 10 रुपीज में डिविजिबल यूनिट्स बनाया, इसका मतलब मैंने क्या किया, 5 crores डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 50 लाख शेयर्स। यही किया ना मैंने? कैन आई से माई वन शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज 10? मेरा एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए, 50 लाख शेयर का वैल्यू 5 करोड़ रुपए, दैट इज माई टोटल कैपिटल। तो यानी मेरे कंपनी का एक शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 रुपए, बिकॉज मैंने अपने कैपिटल को कैसे डिवाइड किया, 10 10 रुपीज में। यदि कोई अपनी कंपनी का शेयर्स को 50 रुपए का बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, डिवाइडेड बाई 50। राइट? तो ये जो डिविजिबल यूनिट्स है ना, इसी को हम ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर बोलते हैं। यानी एक शेयर का एक्चुअल वैल्यू। अब सपोज मैं अपने कंपनी का एक शेयर आपको बेचता हूं और बोलता हूं कि यदि आपको मेरे कंपनी में शेयर चाहिए, तो मेरा कंपनी का एक शेयर खरीद लो, गिव मी 500 रुपीज, गिव मी 500 रुपीज। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? शेयर किसका है? मेरा, मेरे कंपनी का, मेरा सामान है, मेरी सिक्योरिटी है, मेरी मर्जी ना मैं कितने में बेचूं। इफ आई फील आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि मेरे कंपनी का रेपुटेशन बहुत हाई है, पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं सस्ते में थोड़ी बेचूंगा, हाई वैल्यू में बेचूंगा ना। जैसे एप्पल का फोन आता है, फोन इज फोन, ठीक है। सर्टेन टाइम बैक जाओ तो एक समय था, एप्पल यूज टू चार्ज 70 80 थाउजेंड, ठीक है, और वही उसी फीचर्स वाला दूसरा कंपनी का फोन उन लोग 30,000 चार्ज कर रहे हैं। वाई देयर वॉज अ गैप? क्योंकि एप्पल को पता है कि वो कस्टमर से उतना चार्ज करेगा तो लोग दे भी देंगे। राइट? सेम थिंग गोज फॉर शेयर्स। यदि मुझे लगता है कि मेरे कंपनी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, गुडविल अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 10 रुपए का शेयर आपको ऑफर कर रहा हूं 500 रुपए में। ठीक है, हाइपोथेटिकली आप वो 500 रुपए में खरीद भी लेते हो, खरीद भी लेते हो, तो मैंने जो 500 रुपए में आपको ऑफर किया, दैट इज नोन एज ऑफर प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं इश्यू प्राइस। क्या बोलेंगे? इश्यू प्राइस। जरूरी नहीं मैं 500 में दूं, हो सकता है मैं अपना 10 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए में दूं, 40 रुपए में दे दूं, 150 में दे दूं, 250 में दे दूं, इवन 10 रुपए का चीज 10 रुपए में दे दूं, मेरा सामान है ना। मैं अपना 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में भी दे सकता हूं।
10 रुपए का शेयर उससे हायर वैल्यू में भी दे सकता हूं। हायर वैल्यू में कब दूंगा? जब मुझे लगेगा कि इन्वेस्टर मेरे को उतना पैसा भी दे देगा, राइट, मेरे कंपनी का रेपुटेशन है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं आपसे ले रहा हूं, सपोज हाइपोथेटिकली मैंने 10 रुपए का शेयर्स आपको 150 रुपीज में दिया, तो मैंने आपसे 140 रुपीज एक्स्ट्रा लिया। आप कंपनी में मालिक कितने रुपए के बनोगे? 10 रुपए के, बिकॉज आपको तो उतने रुपए का ही सामान मिला ना। मैं आपसे 150 में, सपोज आपने क्या किया, एक स्टेडियम में कोई इवेंट होने वाला है, उसमें एक एंट्री फीस है 500 रुपए का टिकट, ठीक है, लेकिन आपको वो इवेंट अटेंड करना है। आपने वो 500 रुपए का टिकट 5,000 रुपए में खरीदा। तो एक बात बताओ, क्या आप 5,000 वाली सीट में बैठ पाओगे क्या? कौन सी सीट में बैठोगे? 500 वाली में ही अलाउ होगा ना। आपने 5,000 में खरीदा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपको लीगल पावर कितना रुपए वाला सीट का मिला? तो यहां पे कंपनी का शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 रुपए। मैं आपको 150 में सेल कर रहा हूं, तो कंपनी में आप जो मालिक बनोगे कितना रुपए के बनोगे? 10 रुपए का ही बनोगे। जो इसका ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होता है, उतने से ही हम शेयर होल्डर्स बनते हैं। चाहे आपने कितने रुपए में खरीदा, फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मैंने 10 रुपए का चीज आपको 150 में सेल किया, तो 140 रुपीज मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिया। वो जो 140 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा लिया, इज इट माई अ रेवेन्यू प्रॉफिट और अ कैपिटल प्रॉफिट? अच्छा, तो पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू प्रॉफिट? प्रॉफिट जो डे टू डे एक्टिविटीज से होता है, जो रेकरिंग होता है। तो एक बात बताओ, मैं हर दिन अपने ऑफिस में जाऊंगा, मेरा यही काम है, मैं शेयर्स ही बेचता रहूंगा। मतलब जिस चीज के लिए धंधा चालू किया वो तो करूंगा ही नहीं, दिन भर शेयर्स ही बेचता रहूंगा क्या? क्या मेरा काम शेयर्स बेचने का है क्या? क्या रिलायंस कंपनी का काम शेयर्स बेचने का है क्या? वो अपना धंधा करेगा ना, शेयर्स ही डेली बेचेगा। शेयर्स थोड़ी ना हर टाइम ऑफर किया जाता है। वो तो रेयरली होता है, या तो स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाता है तब एक बार, वंस इन ए ब्लू मून वाला इवेंट है। तो मुझे बताओ, जो मैंने आपसे 140 एक्स्ट्रा रुपीज जो लिए हैं, वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है? इट्स माय कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है जो कभी कभी होता है। सपोज आपने बिजनेस में अपना फिक्स्ड एसेट सेल किया, फिक्स्ड एसेट सेल किया और उससे प्रॉफिट हुआ, नाउ दैट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट? क्या हम डेली फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं? नहीं, तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ ना। आई बात समझ में? तो जो मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं, कहने से दैट्स अ प्रीमियम। याद करो, पार्टनरशिप, नया पार्टनर आता है तो आप क्या चार्ज करते थे उससे? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी वो जो कैपिटल ला रहा है वो तो आप ले ही रहे हो, उससे एक्स्ट्रा भी तो ले रहे हो, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलते थे? प्रीमियम फॉर। क्या चीज के लिए ले रहे थे आप? गुडविल के लिए, बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कुछ रेपुटेशन क्रिएट किया, उस रेपुटेशन का आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। सिमिलरली यहां मुझे लगता है मेरी कंपनी का एक रेपुटेशन है, मैं अपना 10 रुपए का शेयर आपको 150 में सेल कर रहा हूं, तो 140 जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं वो प्रीमियम ही तो है। दैट्स द प्रीमियम वैल्यू ऑफ माई कंपनी। ठीक है? जैसे हम, एक होता है नॉर्मल 100 रुपए में भी टी शर्ट मिलता है, सेम क्वालिटी ऑफ टी शर्ट यदि ब्रांडिंग हो जाए उसके ऊपर में, वो आप 2,000 में भी खरीदोगे। तो 100 रुपए का टी शर्ट के आप 2,000 दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ब्रांड वैल्यू दे रहे हो आप, यानी प्रीमियम दे रहे हो ना आप। आई बात समझ में? तो ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू है, दैट इज द प्रीमियम विच यू आर पेइंग टू द कंपनी, एंड यू आर रेडी टू पे। व्हाई? बिकॉज यू फील, आज 150 रुपीज दे रहा हूं, बट मेरा तो ये भी बढ़ेगा, इससे भी मेरे को फायदा होगा, तब आप 150 पे कर देते हो। क्लियर है? तो 140 इज द प्रीमियम विच आई एम चार्जिंग। प्रीमियम किस चीज का प्रीमियम ले रहा हूं? बदले में आपको मैं क्या दे रहा हूं? शेयर्स। शेयर्स को और क्या बोलते हैं हम? शेयर इज वन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। स्टार्टिंग में ही बोला, सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, इट इज वन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, जो दे के मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं। तो कैन आई से इट इज माई प्रीमियम फॉर सिक्योरिटीज? बट ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैंने आपसे चार्ज किया, इस प्रॉफिट को कंपनीज बोलती है सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम? द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज शेयर होल्डर पेज टू द कंपनी मोर देन इट्स फेस वैल्यू या अबव इट्स फेस वैल्यू।
व्हाट डू मीन बाय फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर। आप शेयर्स कितने रुपए में ही खरीद लो। लेट्स से सपोज आज आप मार्केट में, जब मंडे शेयर मार्केट ओपन होगा, आप एमआरएफ का एक शेयर खरीद लेना 1 लाख रुपए में, तो आप एमआरएफ कंपनी का 1 लाख रुपए के मालिक बन गए क्या? उसका जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर है ना, आप उसी से मालिक बनोगे। दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एमआरएफ शेयर इज 10 रुपीज। 10 रुपए का शेयर आप 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो मार्केट से। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आप उस एमआरएफ कंपनी में कितने रुपए का मालिक बनोगे? 10 रुपए से। वी बिकम द ऑनर ऑफ द कंपनी एज पर द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी, और आई कैन से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। क्लियर है? ये समझ में आया? ऑफर प्राइस समझ में आया? यानी मैं अपना शेयर्स आपको ओरिजिनल वैल्यू में ऑफर कर सकता हूं, मोर देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफर कर सकता हूं क्या? डिपेंड्स। इफ मैं मोर देन ओरिजिनल वैल्यू ऑफर कर रहा हूं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा हूं, वो कौन सा प्रॉफिट है, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। क्या नाम से बोलेंगे हम उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? सबको समझ आया क्या नाम से बोलेंगे? क्लियर है? सिक्योरिटीज प्रीमियम तक। अब और एक चीज समझो, मेरा 10 रुपए का शेयर है, मेरा मन किया कि मैं इसको 8 रुपए में आप लोगों को ऑफर करूं। दैट इज बिलो द फेस वैल्यू। बिलो द फेस वैल्यू। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? मेरा सामान है, 10 रुपए का चीज है, मैं 8 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? लॉजिकली देखे तो कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए मुझे, राइट भाई? मेरा कंपनी का हिस्सा, मैं सस्ते में बेच रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम? लॉ बोलता है प्रॉब्लम है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स बड़े लोगों के पास में ही होता है। आप इससे मैनिपुलेशन कर सकते हो, तो लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया। वी कैन नॉट इशू शेयर्स बिलो इट्स फेस वैल्यू। यानी कभी भी हम बिलो इट्स फेस वैल्यू ऑफर कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट देयर इज अ एक्सेप्शन इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। शेयर्स दो तरीके का, कौन सा? दो टाइप का शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और अभी मैंने टर्म क्या बोला? स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट? स्वेट का मतलब पसीना, ठीक है? और कंपनी में पसीना कौन बहाता है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ठीक है? डायरेक्टर्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। डायरेक्टर कुछ नहीं, वो एम्प्लॉयज ही होते हैं कंपनी के, राइट? तो जब आप किसी एम्प्लॉयज या डायरेक्टर से उसका नॉलेज के बदले, मतलब हाई प्रोफाइल नॉलेज है, आपको उसको अपनी कंपनी में रखना है, राइट? तो उनके लिए आप उनको अपनी कंपनी का शेयर्स दे सकते हो एट ए वैल्यू लोअर देन द फेस वैल्यू। समझ में आया? नॉर्मली हम शेयर्स किस प्राइस में ऑफर करेंगे? या तो जितने का है उतने में, या फिर जितना है उससे हायर वैल्यू में। जितना है उससे कम में दे सकते हैं क्या? नेवर एवर। शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ध्यान रखना, 1 मार्क का ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पे भी पूछ सकता है। इज इट क्लियर? ऐसे भी पूछ सकता है, क्या शेयर्स डिस्काउंट में ऑफर कर सकते हैं क्या? क्या बोलो? shares can never be issued at discount. I have used the term issued. I have not used the term reissued. ठीक है? I have used the term issued, यानी फर्स्ट टाइम जब आप अपने कंपनी का सिक्योरिटी किसी को बेच रहे हो, उस टाइम आप डिस्काउंट में नहीं दे सकते। लेकिन जब वो सेकेंड हैंड बन जाता है, तब आप डिस्काउंट में दे सकते हो। उसमें भी देखना लॉजिकली, हम फेस वैल्यू के नीचे नहीं जा सकते। वी कैन नेवर गो बिलो द फेस वैल्यू। ठीक है? एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज मेरा जो भी बैच साइज है, ठीक है, मेरा जो भी बैच साइज है, आई हैव अ कैलकुलेशन कि मेरे को एक बैच में इतना स्टूडेंट्स पढ़ाना है, और पर स्टूडेंट से एक साल में, मतलब वो एक सीट से मुझे कितना फीस लेना है वो भी क्लियर है। हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग, सपोज मेरा ये एक सीट है, ठीक है, जो मैं एक स्टूडेंट को अलॉट करूंगा अपने एक बैच में, और इस एक सीट से मुझे एक साल भर में 18,000 रुपीज लेना है। दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट सीट, राइट? अब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैं ये सीट 18,000 में अलॉट कर सकता हूं, और एट अ हायर वैल्यू ऑल्सो। यदि ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट बैच फुल है, कोई एक जन आया, भैया देखो ना
कोई एक यदि फीस वीस नहीं दिया तो छोड़ा ना, हम आपको 20,000 रुपये भी दे देगा, आप मेरे को सीट अलॉट कर दो, तो मेरा मर्जी। यदि उसको लगता है वर्थ इट है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट करना तो करेगा। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने एक सीट अलॉट कर दिया एक स्टूडेंट को 18,000। जब मैंने 18,000 में ये सीट अलॉट किया होगा, सबसे पहले उस स्टूडेंट ने क्या किया होगा, मेरे पास अप्लाई किया होगा, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा कि भैया देखिए ना, यदि आपका जब बैच ओपन होगा तो मेरे को भी एक सीट चाहिए। तो उस एप्लीकेशन के साथ मैंने उससे फीस ले लिया होगा। तो उसने क्या किया, सपोज एप्लीकेशन फीस मुझे दे दिया, फॉर्म भर के गया था, मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। नाउ अब मैंने उसको सीट अलॉट कर दिया, सीट अलॉट किया तो जब क्लासेस स्टार्ट हुआ तो मैंने उससे एडमिशन फीस लिया, ठीक है। तो उसने मुझे 5,000 रुपये एडमिशन फीस और दे दिए। उसके बाद मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आया, ठीक है, मैंने बोला कि एवरी 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में मेरा पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके और पेमेंट करना पड़ेगा। अब मैंने उससे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगा, बट वो नहीं दे पाया। मैंने मांगा, बट जिस डेट तक देना था उसने दिया नहीं। तो कैन आई से उस स्टूडेंट ने एरियर कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया ना। डिफॉल्ट टर्म को बोला जाता है एरियर। क्या बोलते हैं हम? ARR, एरियर। गलती कर दिया, पेमेंट नहीं किया उसने। मैंने क्या किया था, कॉल किया था उससे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगवाया, बट उसने फीस नहीं दिया, तो एरियर हो गया, राइट। ध्यान रखना, कंपनी के केस में भी कंपनी जब शेयर्स का पैसा मंगवाती है और इफ शेयर होल्डर पे नहीं करता, तो टर्म जो हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्स इन एरियर। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन। कंपनी ने कॉल किया, सामने वाले ने एरियर कर दिया, तो कंपनी क्या अकाउंट ओपन करती है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है? अब इसने फीस नहीं दिया और मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैंने बोला ठीक है भाई नहीं होगा, छोड़ दो तुम मेरा ट्यूशन, मेरा फीस नहीं दे सकते तो छोड़ दो, कहीं और चले जाओ जहां पे तुम्हारा सही लग रहा है। तो मैंने उसको निकाल दिया। निकालते ही ये सीट तो मेरा खाली हो गया ना, बैच जितना भी था उस बैच में ये एक सीट वैकेट हो गया अगेन, राइट। अब अचानक से एक नया स्टूडेंट आया कि भैया मेरे को एडमिशन चाहिए, बहुत बुरा हालत है, नहीं सक पा रहा है, कहीं कहीं ज्वाइन किया बट नहीं हो पा रहा, मेरे को सीट अलॉट कर दो ना। मैंने बोला ठीक है, अपने पास तो एक सीट अवेलेबल था। मैंने कहा कि ठीक है अलॉट कर दो, तो भैया कितना फीस देना होगा? मैंने बोला 15,000 इज माई एक्चुअल वैल्यू, बस वही देना होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं 15,000 भी चार्ज कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो उससे ज्यादा भी चार्ज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सामने वाला मजबूर है, जरूरत उसको है, मेरी अपनी एक रेपुटेशन है, तो वो मुझे पे करेगा यदि उसको आना ही है तो मैं ज्यादा भी चार्ज कर सकता हूँ, राइट। अब फिर ये हो गया दो सिचुएशन। तीसरा, भैया देखिए ना 3-4 महीना तो निकल ही चुका है, ये वाला सिलेबस तो हो गया, कुछ कम हो सकता है क्या? बताओ, एम आई इन अ सिचुएशन टू गिव डिस्काउंट? एम आई इन अ सिचुएशन टू गिव डिस्काउंट? मुझे एक सीट से कितना पैसा कमाना है एक साल में? एक सीट से कितना पैसा कमाना है? दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट सीट। तो बताओ, एक स्टूडेंट को तो मैंने निकाल दिया, क्यों निकाला? क्योंकि उसने एरियर किया था, राइट। तो जब मैं निकाल रहा हूं उसको बोलता है फॉरफिट करना, मैंने उसका सीट क्या किया? फॉरफिट कर लिया। लेकिन उसने जो पैसा दे रखा था क्या वो रिटर्न करूंगा क्या? ये जो पेमेंट उसने अभी तक मुझे कर दिया था 7,000, क्या ये रिटर्न होगा? ये तो मेरे पास ही है, राइट। और मैंने उसका सीट भी फॉरफिट कर लिया और उसको निकाल दिया, ठीक है, सीट खाली। नया स्टूडेंट आया, बोलता है मेरे को अलॉट कर दो ना, आपका तो एक सीट खाली हुआ है। तो बताओ, वो जो सीट जो मैं अलॉट कर रहा हूँ वो फ्रेश सीट हुआ या सेकंड हैंड हुआ? सेकंड हैंड, क्योंकि ऑलरेडी किसी को अलॉट किया हुआ था, वो पैसा नहीं चुका पाया, तब मैंने उसका फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के टाइम क्या ये पैसा मैंने उसको दिया क्या? नहीं। अब नया स्टूडेंट आया है, क्या मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूं क्या? दे सकता हूं या नहीं दे सकता? कितना दे सकता हूं? 7,000 तक का डिस्काउंट दे सकता। बिकॉज इफ मैंने नए स्टूडेंट को 7,000 डिस्काउंट भी दे दिया, तो मैं कितना पैसा चार्ज कर रहा हूं? 11,000 न्यू स्टूडेंट से चार्ज करूंगा। 7,000 पुराने वाले से मिल चुका था, तो टोटल कितना मिला? बिलो 18,000 तो मैं जा ही नहीं सकता। आई बात है, क्या मैं नए स्टूडेंट को 7,100 रुपीज का डिस्काउंट दे सकता हूं क्या? नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इट कैन नेवर बी बिलो द
फेस वैल्यू। समझ में आया कहानी? इसी को हम बोलते हैं री इश्यू करना, रीसेल करना। शेयर्स में भी यही कहानी चलेगा कि हम क्या करेंगे, इफ कोई शेयर होल्डर अपना पेमेंट नहीं करेगा तो हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे। फिर कोई नए लोग आएंगे जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हम उन्हें रीसेल कर देंगे। अब रीसेल करने के टाइम मेरा क्लॉज है, मैं चाहूं तो एक्चुअल वैल्यू पे दूं, मैं चाहूं तो प्रीमियम चार्ज कर लूं, और मैं चाहूं तो उसको डिस्काउंट पे भी दे दूं। लेकिन डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दूंगा? जितना पुराने वाले से मुझे पैसा मिल रखा है मैं उतना ही तो डिस्काउंट दे पाऊंगा, क्या उससे ज्यादा दे पाऊंगा क्या? नहीं दे सकता। समझ में आया ना? इसी को हम बोलते हैं री इश्यू। क्लियर है? तो री इश्यू के टाइम डिस्काउंट दे सकते हैं, बट जब फर्स्ट टाइम मैंने सीट अलॉट किया था, क्या उस टाइम डिस्काउंट दे सकता था क्या? नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो शेयर्स कैन बी ऑफर्ड एट पार, इट कैन बी ऑफर्ड एट प्रीमियम, इट कैन नेवर बी ऑफर्ड एट डिस्काउंट। पार का मतलब क्या हुआ? एट पार का मतलब कुछ नहीं सुनाई दे मेरे को। यस, इक्वल टू फेस वैल्यू। माय ऑफर प्राइस विल बी इक्वल्स टू द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी। एट प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू, माय ऑफर प्राइस विल बी मोर देन फेस वैल्यू। एट डिस्काउंट का मतलब बिलो द फेस वैल्यू। क्या जा सकते हैं क्या शेयर्स में? जा ही नहीं सकते, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। लॉ ने साफ साफ मना कर रखा है, लेकिन एक सिचुएशन में जा सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? स्वेट इक्विटी शेयर्स, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ऑथराइज कैपिटल क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज कैपिटल? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैन बी इश्यूड बाय वे ऑफ शेयर्स एंटायर इट्स लाइफ टाइम, उसको ऑथराइज। शेयर्स का मतलब क्या था? टोटल कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिविजिबल यूनिट। वो जो स्मॉल डिविजिबल वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं? वो जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, उसको हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोलो या ओरिजिनल वैल्यू बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कंपनी का डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है? कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है? एमओए एंड एओए। कंपनी का टोटल कितना सिक्योरिटीज है? कौन सा? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। जिसको आप शेयर्स देते हो कंपनी उसको क्या बोलेगी? शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? देन दो तरह का शेयर्स होता है, वन इज इक्विटी शेयर, अनदर वन प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका डिस्टिंग्विश पड़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर हाई रिस्क हाई रिटर्न, वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेफ इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी और प्रेफरेंस, ये दोनों कंपनी में जो पैसा लगाते हैं तो दो इंटेंशन है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, जितना पैसा आपने लगाया उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए। सेकेंड, कि हमें थोड़ा थोड़ा कंपनी से प्रॉफिट भी मिलेगा। राइट? जब कंपनी अपना प्रॉफिट देती है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी गिवन टू द शेयर होल्डर। तो कंपनी उस प्रॉफिट को क्या टर्म से बोलती है? डिविडेंड। क्लियर है? क्या टर्म से बोलेगी? डिविडेंड। जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द शेयर होल्डर, दैट प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। इज इट क्लियर? अब डिविडेंड दो बार दिया जा सकता है। सपोज दिस इज माय करंट फाइनेंशियल ईयर। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं और बीच में ही हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, लेट्स से सपोज यहां तक 30 सितंबर तक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, तो हमने इसी टाइम में क्या किया? डिविडेंड बांट दिया। जितना प्रॉफिट हमने पूरा साल में कमाया, अभी तक 6 महीना में कमाया, राइट? तो डिविडेंड बांट दिया। तो इस डिविडेंड को अपन क्या बोलते हैं? सही बोल रहा था कोई तो? क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। यानी इंटरिम का मतलब साल के बीच में ही, साल का रनिंग प्रॉफिट से जब आप डिविडेंड बांटते हो, प्रॉफिट बांटते हो, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये क्लियर है? और एक सिचुएशन क्या है, पूरा साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 26-27 में, आप प्रॉफिट बांट रहे हो रिलेटेड टू दिस ईयर। 25-26 में जो आपने अर्न किया था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कब? 26-27, दैट इज नेक्स्ट ईयर में, टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो इसको अपन बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्लियर है?
इसको अपन बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और नेक्स्ट ईयर में बांटने के लिए पहले क्या करना होगा, प्रपोज करना होगा। प्रपोज कौन करता है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब प्रपोज से फाइनल कैसे बनेगा, शेयर होल्डर का कंसेंट मिल जाएगा तब, ठीक है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होगा, उसके बाद एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम के अंदर में क्या होगा, शेयर होल्डर का कंसेंट आएगा। द डे यू रिसीव द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर, योर डिविडेंड बिकम्स फाइनल। फिर तो हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर है, दोनों टर्म क्लियर है, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अकाउंटिंग प्रपोज डिविडेंड का होगा या नहीं होगा, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंटिंग होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो जस्ट प्रपोजल है, जस्ट सजेशन है। आई बात समझ में, सजेशंस का अकाउंटिंग नहीं होता, ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। देन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट कुछ भी नहीं है, वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। वोटिंग पावर होता है इक्विटी वालों के पास, प्रेफरेंस वालों के पास बहुत रेस्ट्रिक्टिव वोटिंग पावर्स है। जब कंपनी बंद होने वाला होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। जब कंपनी डिविडेंड बांटेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटेगा और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को बांटेगा। यहां तक क्लियर है, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आपको रीड करके रखना है। क्लियर है, सेवा वाला तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करना। यहां तक क्लियर है, समझ में आया। देन फिर हमने देखा था एक बॉडी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया में, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में मेजरली दो नॉन स्टॉक मार्केट है, वन इज बीएसई एंड अदर वन इज एनएससी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और भी है, और भी है, बट मेजरली ट्रेड ये दो में ही होता है, राइट। इस दो को जो रेगुलेट कर रही है, जितना भी स्टॉक मार्केट इंडिया में उसको जो रेगुलेट करता है, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है, आई बात समझ में। तो जब हम शेयर्स की बात करते हैं वहां सेबी आना ही आना है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। देन टाइप्स ऑफ कंपनीज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी जो नॉर्मल वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज कर रहा है, मेंबर्स लिमिटेड होता है। कितना होता है मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम दो, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 200। वेर एज पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 7 लोग होना ही पड़ेगा, राइट। वर्ड लिमिटेड यूज करता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वेर एज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है, बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट कंपनी जहां पे गवर्नमेंट इज होल्डिंग मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, तब वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुआ है लेकिन इंडिया में ऑफिस और इंडिया में ही धंधा कर रहा है, तो उन कंपनीज को अपन फॉरेन कंपनी बोलता है। स्मॉल कंपनी जो छोटा है, ठीक है, उसके लिमिट्स मैंने लिखा है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ के रख लेना, कहीं पे भी नहीं पूछेगा एट क्लास 12, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। 1% कंपनी में भी जो लिखा है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा लिमिट्स वगैरह। देन लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो होता है जिनका शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, यानी स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज है उन सबको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। वेयर एज कुछ कंपनीज पब्लिक तो है बट उनका शेयर्स अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उन कंपनीज को हम लोग बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। इज इट क्लियर, जिन कंपनीज का स्टॉक हम लोग को शेयर मार्केट में मिल जाएगा वो लिस्टेड कंपनी है, और जिस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में नहीं है उसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। आई बात समझ में, क्लियर है। ये सब फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ही था। डिविडेंड वाला चीज क्लियर है, ये ध्यान रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज कंपनी अभी शेयर्स वाले चैप्टर में भी काम आएगा। फिर जब आप थर्ड बुक पढ़ोगे जहां पे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, वहां पे अगेन ये डिविडेंड वाला कहानी काम आएगा। वहां पे इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड, ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, फिर से मेरे को बता दो अकाउंटिंग कौन सा डिविडेंड का नहीं होता, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंटिंग नहीं होता। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो कितना तरीके का प्रेफरेंसेस है, टू द पॉइंट डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन ऑफ एनी प्रेफरेंसेस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज आपके वाइवाज होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज है, तो वहां पे नॉलेज पर्पस के लिए आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रेफरेंस, नाम से ही अपने को याद हो जाएगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस।
अब व्हाट डू मीन बाय क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेट होने का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। क्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। तो जिस शेयर होल्डर के पास आपके कंपनी का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस है, इसका मतलब सपोज ईयर 1 में कंपनी लॉस में है, डिविडेंड नहीं दे पाया। ईयर 2 कंपनी लॉस में, डिविडेंड नहीं दे पाया। ईयर 3 में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, लॉस वॉस सारा सेटअप हो गया, अब अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, तो कंपनी सोच रहा है कि हम डिविडेंड बांटेंगे। इफ यू आर होल्डिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तब आपको पता है कितना डिविडेंड मिलेगा। ईयर 1 का भी डिविडेंड मिलेगा जो मिलना चाहिए था, ईयर 2 का भी मिलेगा, और ईयर 3 का भी मिलेगा। आई बात समझ में? दिस इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। मतलब इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर जब मिलेगा तो प्रीवियस ईयर का ऐड होके मिलेगा। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस। इफ यू आर होल्डिंग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, इसका मतलब इफ आपको कोई पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड नहीं मिला तो लैप्स, नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड मिलेगा तो प्रीवियस ईयर का ऐड होके नहीं मिलेगा, बस उसी साल का मिलेगा। आई बात समझ में? दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस। फिर एक होता है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। इसका मतलब नाम में ही है कन्वर्टिबल। किस में कन्वर्ट करेंगे? that you can convert your shares, preference shares into equity shares in future। कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आज मैं आपको कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस दे रही हूं, इफ इन फ्यूचर यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस प्रेफरेंसेस इनटू इक्विटी शेयर्स। कंपनी से पैसा नहीं लेके आप क्या करना, इस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना। दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। वेर इज नॉन कन्वर्टेबल का मतलब यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू एनी अदर सिक्योरिटीज। आपको एक समय के बाद आपका पैसा मिल जाएगा, जब पैसा लेने की बारी आएगी तो आपको पैसा ही मिलेगा, कोई दूसरा सिक्योरिटीज आप कंपनी का नहीं ले सकते। दैट इज नॉन कन्वर्टेबल ऑप्शन। क्लियर है? आई बात समझ में? कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्लियर है? देन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब रीपे करना, रीपेमेंट करने को टर्म बोलते हैं हम रिडीमेबल। आई बात समझ में? तो कंपनी को क्या करना होता है, आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करना होता है। इफ यू आर होल्डिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दैट मीन्स योर अमाउंट विल बी पेड आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उस समय के बाद तो देना ही पड़ेगा कंपनी को, आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा। अब वो पीरियड कितना है? फॉर ए नॉर्मल कंपनी इट इज 20 years। फॉर ए नॉर्मल कंपनी इट इज 20 years। बट इफ यू आर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बोले तो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बोले तो किसी को नहीं पता इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज क्या होता है इंडिया में? ये तुमको तो पता ही होना चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहा है? इतना जोर से बोलो कि मेरे यहां तक सुनाई दे। वो नहीं कि तुम्हारा दिल दिल तक की आवाज पहुंचे। मुंह से तो निकला, दिल तक पहुंचा, भाई मेरे कान तक तो पहुंचाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं पता क्या? अरे इंडिया की बड़ी बड़ी एलएनटी क्या है? एलएनटी इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स बनाते हैं, उन सबको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, राइट? ये जो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, दैट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। क्या एक ब्रिज 1 साल 6 महीना में बन जाता है क्या? यदि बड़ा प्रोजेक्ट है तो लंबा टाइम लगता है ना। तो बोलता है इफ यू आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, तो आपको 30 साल में रीपे करना पड़ेगा अपने प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसा। बट इफ यू आर ए नॉर्मल कंपनी, तो आपको कितना टाइम में रीपे करना है? 20 years में रीपे करना है, राइट? दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंशियस। दैट मीन्स योर अमाउंट विल बी रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिर एक होता है नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल का मतलब रीपे नहीं होगा। कब रीपे होगा? फिर जब कंपनी वाइंड अप होने वाला है। ऐसा तो लॉ में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि लॉ ने खुद ने लिख दिया कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी दिस मच, 20 years फॉर ए नॉर्मल कंपनी, 30 years फॉर ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इसका मतलब लॉजिकली ऐसे कोई शेयर्स होते ही नहीं। लॉ ने क्या किया, यहां पे ये क्लॉज डाल दिया, बट इसको नहीं हटाया। बेवकूफ है, पता नहीं आलसी है कि ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जैसा चल रहा है, तो ये है ही नहीं, ये होता ही नहीं। इट हैज नो एग्जिस्टेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्लियर है? आई बात समझ में? देन लास्ट टू टाइप का प्रेफरेंस शेयर, वन इज पार्टिसिपेटिंग, अनदर वन नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब
मतलब कंपनी का जब एनुअल फंक्शन होगा तो कुछ लोग आके स्टेज में पार्टिसिपेट करेंगे, डांस करेंगे, और जब एनुअल फंक्शन होगा तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा है क्या? डे टू डे मैनेजमेंट में कोई भी टाइप का आपके पास प्रेफरेंस है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो यू शुड हैव इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। एनुअल जनरल मीटिंग, आप कैसे भी शेयर होल्डर हो, आपके पास पावर है उस मीटिंग को अटेंड करने, फर्क नहीं पड़ता है। यहां पार्टिसिपेटिंग का मतलब वो नहीं है जो आप एकदम लेमैन की तरह बोल रहे हो। पार्टिसिपेटिंग का मतलब समझो, जब कंपनी बंद होने वाला होता है, तो जब कंपनी बंद होता है तो कंपनी का काम क्या रहेगा कि जितना भी एसेट्स है उसको बेचेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, और जितना भी उसका आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करेगा। सारा लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, पैसा पड़ा है। अब ये पैसा किसको पेमेंट करेगा? मालिक लोग को चुकाना पड़ेगा ना। तो मालिक में पहले कौन आएगा? प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया, उन्होंने जितना फेस वैल्यू ऑफ पैसा दे रखा है। फिर आपने इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी पैसा चुका दिया। अभी भी कंपनी में पैसा बच गया, सरप्लस मनी बच गया। तो ये सरप्लस मनी में कुछ अमाउंट प्रेफरेंस शेयर वालों को भी मिलेगा इफ दे आर होल्डिंग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब सरप्लस ऑफ द कंपनी में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बट इफ यू आर होल्डिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब सरप्लस मनी में आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। वंस यू आर पेड ऑफ, मतलब आपका पैसा हो गया खत्म, फिर जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। डिफरेंस समझ में है? पार्टिसिपेटिंग है नॉन पार्टिसिपेटिंग में इसका मीटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, सरप्लस अमाउंट से रिलेशन है। कंपनी जब, हाँ, क्यों नहीं बच सक नहीं ना, इक्विटी को उनका फेस वैल्यू मिलेगा, वो भी पे ऑफ कर दिया, फिर भी कंपनी के पास पैसा बच गया। लॉजिकली तो ये पैसा भी इक्विटी वालों के पास ही जाना चाहिए, बट कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, तो ये वाले लोग भी आके लाइन में खड़े हो जाएंगे। मतलब इट माइट बी 80-20, 90-10, कुछ रेशियो होगा, कुछ रेशियो के अकॉर्डिंग इनको सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तभी तो लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे ना, कि भाई उनको लगेगा कि कंपनी तो अच्छी है, थोड़ा महंगा मिल रहा है, खरीद लो। क्योंकि फ्यूचर में जब एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा, जब बंद होने वाला होगा, तब हमें और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसलिए लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदते, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? स्टार्टिंग से मेरे को बताना व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं मिला, तो नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड मिलेगा तो प्रीवियस ईयर का ऐड होके मिलेगा। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? क्यूमुलेट होता जाएगा। एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन क्यूमुलेटिव? यस, जिस ईयर मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर ऐड होके नहीं मिलेगा। क्लियर है? व्हाट डू मीन बाय कन्वर्टिबल? प्रेफरेंस शेयर्स को आप फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल सिर्फ रोकड़ा मिलेगा, आपको अपना पैसा मिलेगा। देन रिडीमेबल, यस, एक फिक्स पीरियड के बाद रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है रीपेमेंट करना। वो फिक्स पीरियड कितना है? 20 years फॉर ए नॉर्मल कंपनी एंड 30 years फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। क्लियर है? नॉन रिडीमेबल, कंपनी को रीपे करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कब रीपे करेगी? जब कंपनी बंद होने वाला होगा। क्या ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं, बस नाम ध्यान में रखना। पार्टिसिपेटिंग का मतलब आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इफ कंपनी के पास कुछ सरप्लस बच गया तो सरप्लस में भी प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ा सा पैसा मिलेगा, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब सरप्लस में उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ऑथराइज कैपिटल क्या था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ऑफर कर सकता है ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ टाइम। ये ऑथराइज्ड कब बताना होता है?
जब कंपनी को आप रजिस्टर करने जाते हो, ठीक है, किस डॉक्यूमेंट में बताओगे? एमओ एंड एओए में, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट करने के टाइम में। इज इट क्लियर? फिर से बताना, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। क्लियर है? शेयर्स का मतलब क्या था? टोटल कैपिटल divided into small divisible units. What do you mean by face value? कितना होगा? ठीक है, आप समझना कितना होगा, ठीक है। फॉर इक्विटी शेयर्स प्रैक्टिकली इट इज ऑलवेज 10। फॉर इक्विटी शेयर इट इज ऑलवेज 10। बट आपको क्वेश्चंस में उससे ज्यादा फेस वैल्यू का भी क्वेश्चन मिलेगा। बट क्वेश्चन तो फालतू, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में 10 रुपए से ऊपर का फेस वैल्यू होता ही नहीं है इक्विटी का। फॉर प्रेफरेंस शेयर्स हाइपोथेटिकली इट इज ऑलवेज 100। ऑलवेज 100। बट क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होता है? 10, और प्रेफरेंस शेयर्स का 100। क्लियर है? आई बात समझ में? शेयर्स किस किस वैल्यू पे आप ऑफर कर सकते हो? एट पार। एट फेस वैल्यू का मतलब एट पार बोलते हैं उसको। कैसे ऑफर कर सकते हैं? एट पार और प्रीमियम, और दे सकते हैं क्या? एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इट कैन बी ऑफर्ड एट डिस्काउंट। क्लियर है? एट प्रीमियम जब आप ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मोर देन द, सपोज 10 का चीज 50 में ऑफर कर दिया, तो 40 रुपए जो है कंपनी का ये प्रॉफिट है या नहीं है? कंपनी इस प्रॉफिट को क्या नाम से रिकॉर्ड करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि कंपनी ने अपना सिक्योरिटी दिया, उसका प्रीमियम चार्ज कर रही है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, सपोज मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम बोला कि मेरे को टोटल 50 लाख शेयर्स ऑफर करने हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना, राइट। क्या जरूरी है कि मैं 50 के 50 लाख शेयर एक बार में ऑफर करूं? मेरे को जितना पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, मैं उतना ही शेयर्स तो बेचूंगा ना। कभी आपने देखा है शार्क टैंक में जाके वो पूरा 100% बेच देते हैं? नहीं बेचते ना, थोड़ा थोड़ा बेचते। क्यों? जितना पैसा चाहिए आप उतना ही तो कंपनी का हिस्सा बेचोगे ना। क्लियर है? तो ध्यान रखना, सपोज मेरे पास ऑथराइज कितना था? 50 लाख शेयर्स। उसमें से मैंने ऑफर किया 20 लाख शेयर्स, कि अभी मैं सिर्फ इतना ही बेच रहा हूं। बाकी देखूंगा जब आगे पैसे की जरूरत होगी, तब मैं बचे हुए 30 लाख इशू कर सकता हूं, राइट। तो आज जो मैंने आउट ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफर किया है, इसको हम बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। समझ में आया? जितना नंबर ऑफ शेयर्स आउट ऑफ द ऑथराइज्ड आप ऑफर करते हो, दैट शेयर्स इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। ये सारे टर्म्स काम आएंगे जब अपन नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह सीखेंगे। क्लियर है? इशूड शेयर कैपिटल का मतलब समझ में आया? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और ऑफर्ड आउट ऑफ द ऑथराइज्ड इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर है? ये इशूड शेयर कैपिटल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मैंने इशू कैसे कर सकते हैं? इशू कैसे कर सकते हैं? एक होता है मैं अपना आइडिया खुद पिच करूंगा, लोगों को बताऊंगा, और बोलूंगा यार आप मेरे को पैसा दो और बदले में मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लो, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। मैं जा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं अपने आइडियाज, विजन, अभी तक मैंने क्या किया, मेरा सेल्स कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, सब कुछ बता रहा हूं, और उनको कन्विंस कर रहा हूं कि आप आज मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदो, आपको मैं प्रॉफिट अर्न करके दूंगा, राइट। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, शार्क टैंक इंडिया में जो होता है वो क्या है? दैट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली, ठीक है। आप वीसीज के पास जाते हैं, वीसीज टर्म सुना है? वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े लोग जिनका काम ही होता है स्टार्टअप्स वगैरह में पैसा लगाना, राइट। तो आप उनको जाके क्या करते हैं? उनको जाके हम अपना आइडिया ही कन्विंस करते हैं कि ये मेरा आइडिया है, ऐसा ऐसा है, मैंने अभी तक ऐसे ऐसे किया है, आज आप पैसा दोगे तो मैं और बड़ा कंपनी बना पाऊंगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वो हो गया एक तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट हम किसके पास जाते हैं? बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए,
शार्क टैंक जैसी जगह हो गई, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनआरआईज, इन लोग के पास जाते हैं, अपना आइडिया बताते हैं और ले लेते हैं, राइट। और एक तरीका है, हम अपनी कंपनी के शेयर्स कैसे ऑफर कर सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम अपना शेयर्स तो दे रहे, लेकिन बदले में पैसा नहीं लेंगे। तो फिर बदले में क्या लेंगे, एसेट्स खरीद लिया, हमने किसी से मशीनरी खरीदा और उसको पेमेंट के बदले में शेयर्स दे दिया। हमने किसी का बिजनेस परचेज किया और जिससे खरीदा उसको पैसा नहीं देके हमने हमारे कंपनी के शेयर्स दे दिए, राइट। हो सकता है हमने किसी से सर्विसेज ली, काम करवाया, और उस सर्विसेज के बदले में उसको शेयर्स दे दिया, राइट। जैसे डायरेक्टर्स वगैरह, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने से पहले बहुत सारा काम करना होता है, उसके लिए डायरेक्टर्स फीस चार्ज करते हैं कंपनी से। उस फीस को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी मतलब कंपनी शुरू होने से पहले का खर्चा, उसके लिए उन लोग हमसे फीस चार्ज करते हैं। उस फीस के बदले में हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। आई बात समझ में। और एक होता है कि शेयर्स बेचने के लिए हम ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। दैट ब्रोकर इज नोन एज अंडर राइटर। जब आप ब्रोकर को अपॉइंट करते हो टू सेल योर शेयर्स, तो उस ब्रोकर को हम बोलते हैं अंडर राइटर। ठीक है, अभी बताऊंगा कि अंडर राइटर टर्म क्यों पड़ा। तो उसको जो कमीशन देना है, उस कमीशन के बदले में भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। आए बात समझ में। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या क्या है, ये सारा सिचुएशन हो सकता है। ये शायद लिखा हुआ नहीं है आप लोग का नोट्स में, ये नहीं लिखा हुआ नोट्स में, लिख लो। कंसिडरेशन अदर देन कैश में एसेट्स खरीद रहे हो, बिजनेस खरीद रहे हो, प्रोमोटर्स को दे रहे हो, और अंडर राइटर। प्रोमोटर्स कौन होता है, प्रोमोटर्स जस जो कंपनीज को फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, जो जिसका मेजर हाथ है, जिसको हम लोग फाउंडर्स बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसी को प्रोमोटर्स बोला जाता है। जो शुरू से जान लगा रहा है, मेहनत कर रहा है और कंपनी को क्रिएट कर रहा है, उसी को प्रोमोटर्स बोला जाता है। एंड द लास्ट वे इज आईपीओ लेके आ जाओ, शेयर्स को लिस्ट कर दो और सारा पब्लिक के लिए खुला कर दो कि जिस जिस पब्लिक को मेरे कंपनी में हिस्सा खरीदना है, अप्लाई करो और शेयर्स ले लो। एंड द लास्ट स्टेज इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये आईपीओ कहाँ लाया जाता है, कैसे लेके आओगे आईपीओ, अपना कंपनी का बिल्डिंग के ऊपर में खड़ा होकर चिल्लाएगा क्या, आ जाओ शेयर्स ले लो, तो कैसे, स्टॉक मार्केट, थ्रू स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जब पहली बार कोई कंपनी आती है ना और अपने शेयर्स ऑफर करती है, उसी को बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये जो नीचे पार्ट लिखा है, ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। यदि आपने प्राइवेटली किसी को अपने शेयर्स दिए हैं, तो वो पर्सन आपके कंपनी का शेयर्स बेच नहीं पाएगा फॉर 3 इयर्स। लॉक्ड इन हो जाएगा वो बेच ही नहीं पाएगा, चाहकर भी नहीं बेच पाएगा। वंस द 3 ईयर पीरियड इज फिनिश्ड, उसके बाद ही वो किसी और को बेच सकता है। ये वाला पीडीएफ में तो था ये पार्ट, पॉइंट नंबर 15। कल जो पीडीएफ दिया था उसमें ये वाला पार्ट था आपका। उस पॉइंट नंबर 15 में बस आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश में ये सिचुएशंस को ऐड कर लेना है। क्योंकि जब आप फ्लो में रिवाइज करोगे तो आपका दिमाग वैसे ही प्रोसेस चलना चाहिए। यहां तक हो जाए तो बताना मेरे को। परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ बिजनेस, प्रोमोटर्स, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, इन सब सिचुएशन में जो अपन को देना है शेयर्स, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब सिंपल लॉजिक है, हम हमारी कंपनी का शेयर्स देंगे, बदले में पैसा नहीं लेंगे, कुछ और चीज लेंगे। अदर देन मनी हम कुछ भी ले सकते हैं, इट मे बी सर्विसेज, इट मे बी द एसेट, इट मे बी द बिजनेस। क्लियर है।
क्या चीज? कुछ बोला कोई? यहां तक क्लियर है क्या? इशूड कैपिटल क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय इशूड कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल में से जितना शेयर्स हमने ऑफर कर दिया है या इशू कर दिया है, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। क्लियर है? इशूड शेयर कैपिटल वो हो गया था ना। अब देखो, प्राइस ऑफ ए शेयर, एक शेयर का तीन तरह का प्राइस होता है। एक होता है उसका एक्चुअल वैल्यू, और एक ऑफर प्राइस, और एक होता है मार्केट प्राइस। एक्चुअल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, राइट। ऑफर प्राइस का मतलब जितने रुपए में कंपनी ने बेचा है टू द शेयर होल्डर। फिर एक होता है मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट डू मीन बाय मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर? ये स्टॉक मार्केट में जो उसका करंट प्राइस चल रहा है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस से हमें हमारे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। बिकॉज होता क्या, सपोज आज मैंने अपने कंपनी का शेयर्स आपको बेच दिया और आपसे पैसा ले लिया। ये एक ट्रांजेक्शन है, ये मेरे को अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब सपोज आपने वही शेयर एट ए हाई वैल्यू किसी और को बेच दिया, तो क्या कंपनी उसका अकाउंटिंग करेगा क्या? कंपनी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना। यानी मार्केट में क्या होता है, कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वन इज द सेलर, अनदर वन इज द बायर, और इसमें कंपनी है ही नहीं कहीं पे इन्वॉल्व। बायर और सेलर आपस में ही शेयर्स का परचेज और सेल कर रहे हैं। तो हम लोग मार्केट प्राइस जो शेयर्स होता है ना, उसका अकाउंटिंग नहीं करते। वी डू अकाउंटिंग फॉर फेस वैल्यू एंड ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस का तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको 10 रुपए का शेयर 150 में दिया, तो मेरे बैंक में कितना रुपए आया? 150 आया ना। तो मुझे तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और 150 में मैं आपको कितना रुपए का मालिक बनाऊंगा? 10 रुपए का। बाकी 140 कहां डाल दूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे प्रॉफिट अकाउंट खोलूंगा मैं, उस प्रॉफिट अकाउंट में डाल दूंगा, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जो ये 10 रुपए से आप मालिक बने हो, इसको मैं क्या नाम से बोलूं? शेयर होल्डर तो आप हो, बट आपके पैसे को मैं क्या नाम से रिकॉर्ड करूंगा? मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज, छी बे, डूब मरो बाकी लोग। मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। आप लोग क्या हो भाई, मालिक ही तो हो। मालिक ने 10 रुपए धंधे में लगाए, तो मैं इसको क्या नाम से रिकॉर्ड करूंगा? कैपिटल, राइट। बट बदले में मैंने आपको कुछ दिया था, शेयर, तो मैं आपका क्या नाम रख दूंगा? शेयर कैपिटल। यानी आपका जो पैसा है उसको मैं क्या नाम से रिकॉर्ड करूंगा? शेयर कैपिटल। जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया वो क्या नाम से रिकॉर्ड करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? समझ में आया? यहां वाला फंडा क्लियर है क्या? ये फंडा क्लियर है क्या? अब ध्यान रखना, जो ये डिविडेंड वाला पार्ट है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। सपोज 10 रुपए का शेयर है, मैंने आपको 150 रुपीज में दिया। नाउ पूरा साल खत्म हो गया, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया और शेयर होल्डर का कंसेंट भी मिल गया कि हम हमारे शेयर होल्डर को 100% डिविडेंड देंगे। अब ये 100% डिविडेंड का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय 100%? किसका 100%? जितने में तुमने खरीदा उतना उसका 100%, या फेस वैल्यू का 100%? ऑलवेज फेस वैल्यू, ये ध्यान रखना, ऑलवेज एंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही आपको डिविडेंड मिलेगा। सपोज कंपनी ऐसा बोलता कि हम हमारे शेयर होल्डर को 500% डिविडेंड दे रहे। 500% का मतलब ये नहीं है 150 का 500%, या फिर जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 500% नहीं, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उसका 500%। दैट इज, कंपनी आपको कितना रुपए पर शेयर दे रही है डिविडेंड? 50 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दे रही। आई बात समझ में? तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज। क्लियर है? ध्यान रखना, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? कहीं नहीं कैलकुलेट करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बट स्टिल कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। यहां तक क्लियर है? ऑफर प्राइस एट पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट
स्वेट इक्विटी शेयर्स, इज इट क्लियर? स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में आप लोग बिलो द फेस वैल्यू ऑफर कर सकते हैं, अदरवाइज शेयर्स कैन नेवर बी ऑफर्ड एट अ प्राइस बिलो द फेस वैल्यू। यहां तक क्लियर है? स्वेट इक्विटी शेयर्स कुछ भी नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली जब आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को दे रहे हो फॉर देयर इंटेलेक्चुअल राइट्स। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल राइट्स? क्या है, ऐसा लगता ही नहीं तुम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। इंटेलेक्चुअल राइट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि, उसके एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए, रिटेन करने के लिए आप उसको शेयर्स दे रहे हो, राइट? उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल राइट्स। आईपीआर तो सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर एक इंटेंजिबल एसेट होता है। तो वो आईपीआर बनता कैसे? बुद्धि, नॉलेज, टेक्नोलॉजी उसी की वजह से तो मिलता है। तो सेम चीज जब आप किसी के नॉलेज के लिए आप उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो ना, तो इट कैन बी ऑफर्ड एट डिस्काउंटेड वैल्यू। यहां तक समझ में आता है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कोई दिक्कत? मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 5 करोड़ इन शेयर्स, 50 लाख शेयर्स। हमने कितना ऑफर किया अभी? 20 लाख शेयर्स ऑफर किया था, राइट? मैंने 20 लाख शेयर्स ऑफर किए। अब बेच मैं 20 लाख रहा हूं, क्या जरूरी है 20 लाख बायर्स आए? उससे ज्यादा भी आ सकता है, उतना ही आ सकता है, या उससे कम भी तो आ सकता है ना। क्लियर? मैंने 20 लाख शेयर्स ऑफर किए, बायर्स आए 19 लाख। तो बताओ, कैन आई से कि मेरे पास एप्लीकेशन बिलो, मतलब ऑफर्ड आ गया? 20 लैक्स ऑफर किया शेयर्स और एप्लीकेशंस कितना आया? 19 लाख। इसको मैं बोलता हूं अंडर सब्सक्राइब्ड। क्या यहां पे मैं ये सोचूंगा क्या कि इस शेयर होल्डर को शेयर देना है और इसको नहीं देना है? मेरे को बेचना 20 लाख शेयर्स है और खरीदने वाले 19 लाख है, तो मैं क्या करूंगा? सबको दे दूंगा ना। दिस कंडीशन इज नोन एज अंडर सब्सक्राइब्ड। मेरा पूरा का पूरा नहीं बिका, राइट? 20 लाख शेयर्स ऑफर किया, मेरे पास एप्लीकेशन 20 लाख आई, इसको मैं क्या बोलता हूं? फुल्ली सब्सक्राइब। जितना बेच रहा था पूरा बिक गया। जैसे देखते हो ना सिनेमा हॉल के बाहर लिखा होता है हाउसफुल, राइट? दैट इज फुल्ली सब्सक्राइब। जितना था उतना सारा बिक गया। फिर एक सिचुएशन हो सकता है, मैंने 20 लाख शेयर्स ऑफर किया लेकिन बायर्स आ गए 50 लैक्स। तो बताओ मैं सबको दे पाऊंगा क्या? कुछ को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। क्लियर है? ओवर सब्सक्राइब जो आपका डीयू में होता है। सीट्स है 1000, एप्लीकेशन आएगा 1 लाख स्टूडेंट्स का, हमेशा ओवर सब्सक्राइब्ड ही होता है। क्योंकि वो फिर वो क्या करते हैं, बाकी सीट्स को, बाकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते हैं। सेम चीज कंपनी भी करेगी। बट समझ में व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्राइब का मतलब यस, जितना इशू किया उससे कम एप्लीकेशन आया है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब जितना इशू किया उतना सारा बिक गया। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब जितना इशू किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन आया है। दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्राइब। ठीक है? अब एक बात बताओ, कंपनी किसको देना है किसको नहीं देना है, किस सिचुएशन में फंसेगा? जब ज्यादा एप्लीकेशन आएगा। जितना आप ऑफर कर रहे हो उतना ही एप्लीकेशन है, तो सोचने का जरूरत है क्या? सबको दे दो। जितना ऑफर कर रहे हो उससे कम एप्लीकेशन आया, तभी भी सोचने का जरूरत है क्या? सबको दे दो शेयर्स। आई बात समझ में? बट ज्यादा एप्लीकेशन आया तब सोचना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज समझना। सपोज मैंने इश्यू किया 10,000 शेयर्स, ठीक है? अब इसको मैं डायरेक्ट तो अलॉट कर नहीं पाऊंगा, पहले लोगों को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आएगा? एप्लीकेशंस। मेरे पास एप्लीकेशंस आया 20,000 शेयर्स का। बताओ क्या मैं सारे एप्लीकेंट को शेयर्स दे पाऊंगा क्या? मैं सेल ही कितना कर रहा हूं? 10,000। मेरे पास देने को कितना है? 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन आ गया 20,000। क्या मैं सबको शेयर्स दे पाऊंगा क्या? नहीं, दे तो 10,000 पाऊंगा। अब इसमें भी कहानी समझना।
सपोज एक कैटेगरी है ए, उसने क्या किया, 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एक कैटेगरी है बी, उसने 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है। और एक कैटेगरी है सी, उसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है। अब कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको शेयर्स देना है और किसको नहीं देना है, राइट? तो कैसे सिलेक्ट करें? कैसे? बोलो, कोई तो सही बोल रहा था। बोलो। ऐसे नहीं कर सकता क्या? ए को दे दो, बी को दे दो, इसको 1,000 दे दो, या इसको 10,000 दे दो, बाकी सबको मना कर दो। मतलब बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। कंपनी क्या करती है, कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं, लॉटरी निकालती है। लॉटरी के बेसिस पे शेयर्स अलॉट होते हैं। जिसने जितना अप्लाई किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लॉटरी के बेसिस पे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, राइट? अब यहां पे लॉटरी समझना कैसा हुआ, ये पूरा रिजेक्शन लिस्ट में चला गया। मतलब कैटेगरी सी वाले सारी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। तो जब हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, इन्होंने एप्लीकेशन के साथ फीस भी तो दिया होगा ना। जब इन्होंने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन फीस दिया होगा। अब उस फीस का क्या होगा? रिफंड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं रिजेक्ट करना। चलो, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। देन इन 5,000 वालों को हमने 4,000 शेयर्स अलॉट कर दी। एप्लीकेशंस कितनी थी? इन्होंने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, हम कितना शेयर्स दे रहे हैं इनको? 4,000। इन्होंने 11,000 के लिए अप्लाई किया और इनको हम शेयर्स दे रहे हैं 6,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ऑन प्रो राटा बेसिस, दोनों में डिफरेंस है, समझना। इन्होंने भी ज्यादा अप्लाई किया, कम मिला, और इन्होंने भी तो ज्यादा अप्लाई किया और इनको हम कम दे रहे हैं ना। बट एक के लिए मैंने टर्म यूज किया है प्रो राटा, और क्या दूसरे के लिए टर्म यूज किया क्या प्रो राटा? नहीं किया। अब जिसके लिए मैंने प्रो राटा टर्म यूज नहीं किया, इसका मतलब उसने अप्लाई किया 5,000 के लिए, मैंने कितने शेयर्स दे दिए उसको? 4,000। तो 1,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रह गया ना। 1,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उस बंदे का। क्या वो पैसा कंपनी अपने पास रखेगी क्या? क्या करेगी? रिफंड कर देगी। समझ में आया? दैट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, अप्लाई कितने के लिए किया, कितना मिल रहा है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है? 5,000 तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। अब ये पैसा कंपनी रिफंड नहीं करती। कंपनी क्या बोलती है कि भाई देख, मैं तेरे से आगे का पैसा भी तो मंगवाऊंगा ना। तेरे से मैं अलॉटमेंट का पैसा लूंगा, फर्स्ट कॉल का पैसा लूंगा, सेकंड कॉल का पैसा लूंगा, राइट? तो जब मैं वो पैसा लूंगा ना, तो आज जो तूने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, तेरे को देना नहीं पड़ेगा। राइट? क्लियर है? यानी when company allots the shares lesser than the applied, अप्लाई कितना किया? 11,000। अलॉट कितना किया? तो 5,000 तो कम दिया ना। तो वो 5,000 का पैसा रिटर्न करना चाहिए। जब कंपनी ये 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं कर रही है, कंपनी विल कीप इट विद हिमसेल्फ एंड विल यूज इन फ्यूचर, जब इनसे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, दैट इज क्वार्टरली फीस वगैरह मंगवाएगा, राइट? वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या? पहला वाला? हाँ, इसमें एडजस्ट नहीं किया, इसमें प्रोराटा वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का पैसा वापस रिटर्न कर देती है। लेकिन जब टर्म प्रोराटा होता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड, दिस मनी विल बी एडजस्टेड विद फ्यूचर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्लियर है? समझ में आया व्हाट डू मीन बाय प्रोराटा? प्रोराटा सिचुएशन कब आएगा? फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा बनेगा। ठीक है? प्रोराटा का मतलब क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय प्रोराटा? क्या सिचुएशन है? अरे विजुअलाइज करके खुद अपने मन से बोलो ना, क्या सिचुएशन है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है बट अलॉटमेंट कम है, बट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड इमीडिएटली।
कंपनी वापस नहीं देगी आज पैसा, तो फिर इस पैसे का करेगी क्या? फ्यूचर में जब वो पैसा मंगवाना होगा ना, उसमें एडजस्ट कर ली। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विद द क्वेश्चंस तो अपन के पास और आएगा ही, बार बार यही सिचुएशंस आएगी, बट कंसेप्चुअली टर्म्स क्लियर होने जरूरी है। किस सिचुएशन में क्या होता है ये क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। आई बात समझ में? यहां तक प्रॉब्लम नहीं है? और जिसका रिजेक्ट कर दिया उसका क्या करेंगे? उसका पैसा पूरा का पूरा वापस कर देंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्लियर है? जितना आप ऑफर कर रहे हो उसमें से जितना सेल आउट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्रिप्शन का तीन सिचुएशन है। इट मे बी अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना ऑफर किया उससे कम एप्लीकेशन आया। इट मे बी फुल्ली सब्सक्राइब, जितना ऑफर किया पूरा बिक गया। इट मे बी ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या कर सकते हैं? या फिर प्रो राटा अलॉट। या तो हम क्या कर रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अपने पास रख रहे हैं, जिसको हम कहां एडजस्ट करेंगे? फ्यूचर अलॉटमेंट एंड कॉल्स के साथ एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आया प्रो राटा टर्म क्या होता है? बिकॉज टर्म समझना बहुत। ऑथराइज कैपिटल क्या था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यस, जो विच कंपनी कैन इश्यू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कहां बताना होता है? कब बताना होता है? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन सा दो डॉक्यूमेंट चाहिए? एमओए एओए। कहां रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? व्हाट डू मीन बाय इश्यूड कैपिटल? ऑथराइज में से जितना ऑफर कर चुके हैं दैट इज नोन एज इश्यूड कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल? जितना इशू किया उसमें से जितना खरीद लिया दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है? तीन तरह का शेयर प्राइस है। वन इज ओरिजिनल वैल्यू, अनदर वन इज ऑफर प्राइस, थर्ड वन इज मार्केट प्राइस। हमें कौन से प्राइस का ध्यान में रखना है? ओरिजिनल। अरे मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू कंसिडर ओनली टू प्राइस, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू एंड ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी डन एट, दैट इज वर्ड क्या होगा? एट पार, और एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट में कभी भी नहीं होगा एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। एट पार का मतलब क्या था? जितना फेस वैल्यू उतने में ऑफर करेंगे। प्रीमियम का मतलब जितना का फेस वैल्यू उससे ज्यादा में ऑफर करेंगे। तो वो जो ज्यादा वाला पैसा है उसको कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है या लॉस है? जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ले रही है रिलेटेड टू इट्स शेयर्स, वो प्रॉफिट है या लॉस है? रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट? क्या नाम से रिकॉर्ड करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है? क्या नाम से रिकॉर्ड करेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रो राटा का मतलब क्या था? अप्लाई ज्यादा किया है, अलॉटमेंट हमने कम किया है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिफंड नहीं करता है। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी फ्यूचर अलॉटमेंट और कॉल्स में एडजस्ट कर लेगा। राइट? उसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आई बात समझ में? क्लियर है? लास्ट एक चीज समझते हैं, स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी कैसे शेयर्स इश्यू करती है उससे पहले भी और एक चीज समझ लेते हैं। जब हम शार्क टैंक की बात करते हैं या जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं, तब आप खुद अपने आइडियाज के बारे में बताते हो, विजन के बारे में बताते हो, अपने कंपनी के पास्ट के बारे में बताते हो, प्रेजेंट के बारे में बताते हो और फ्यूचर के बारे में बताते हो, और सामने वाले को कन्विंस कर देते हो। राइट? उस कंडीशन में एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल कि आप 100% सब कुछ बता देते हो? बट कैन आई से 50 to 60% सामने वाले को आप आइडिया दे देते हो अपने कंपनी के बारे में। राइट? लेकिन 100% तो पता नहीं चला ना। ये तो क्या एक सिचुएशन। लेकिन जब आप पब्लिक को शेयर्स देते हो, शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक को शेयर्स बेचोगे, तो क्या आप पब्लिक को अपना आइडिया पिच कर पाते हो क्या? तो वो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा देखेगा? प्रोस्पेक्टस। राइट? हम क्या करते हैं, एक कॉलेज के अंदर नहीं जाते तो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस तो देखते हैं ना, कि भाई इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, कौन से कौन प्रिंसिपल है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, फिर उस कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह क्या है। ये सारा चीज हमें पता कैसे चलता है? थ्रू द
प्रोस्पेक्टस, फिर हम डिसाइड करते हैं कि यार इसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप उससे पहले उसका क्या देखोगे? प्रोस्पेक्टस, राइट? प्रोस्पेक्टस इज नथिंग, इट इज अ डिटेल्ड वर्जन जहां पे कंपनी अपना प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ बताती है कि कंपनी ने अभी तक ये किया है, कंपनी अभी ये कर रही है और फ्यूचर में ये करने का सोच रही है, जिससे आप अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? दैट इज प्रोस्पेक्टस, 100% इंफॉर्मेशन। लेकिन एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत है क्या? 100% इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी है? पब्लिक को, क्योंकि उनसे मेरा कम्युनिकेशन नहीं होता। और प्राइवेट प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? खुद फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो क्या उनको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत है क्या? लेकिन क्या आपने 100% इंफॉर्मेशन कन्वे किया क्या? 100% तो नहीं किया, कुछ तो रह ही गया ना। तो वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा उनको, वो भी हम देते हैं थ्रू प्रोस्पेक्टस, अ टाइप ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं ना, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस के रिप्लेसमेंट में। प्रोस्पेक्टस का जो समराइज्ड वर्जन होता है ना, वो हम प्राइवेट प्लेसमेंट में देते हैं, लेकिन जो डिटेल्ड वर्जन होता है वो हम पब्लिक को देते हैं। पब्लिक को जो दे रहे हैं दैट इज प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट में जो दे रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है ये चीज? ये दो टर्म क्लियर रहेगा। अब देखो ऑफर कैसे होगा। चलो हमने प्रोस्पेक्टस दे दिया, पब्लिक को बांट दिया। अब पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को देखेगी और मैंने उनको बोला कि भाई साहब हम लोग 20 लाख शेयर्स या फिर एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसको जिसको हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने, वो सबसे पहले क्या करें? अप्लाई करें। सबसे पहले उन लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जब वो अप्लाई करेंगे तो कंपनी को पैसा देंगे, राइट? फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको शेयर्स देना है या फिर नहीं देना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अलॉटमेंट का, कि कंपनी विल डिसाइड वेदर वी शुड अलॉट यू द शेयर्स और वी शुड रिफंड योर एप्लीकेशन मनी। तो मेरा फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन का, सेकेंड स्टेज क्या है? अलॉटमेंट करने का। एक बार आपको शेयर्स अलॉट कर दिया, अब कंपनी तीसरे स्टेप में क्या करती है? आपसे अलॉटमेंट का फीस मंगवाती है, जैसे एडमिशन फीस होता है कॉलेज का, तो वो आपसे मंगवाएगी। आप जाके सामने से पे नहीं करते हैं, कंपनी आपसे मंगवाती है, दैट इज ड्यू करती है। कंपनी का एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट होता है या फिर मेल आईडी का सब कुछ रहता है डिटेल, उन सब जितने भी शेयर होल्डर है उनके पास मेल जाएगा। व्हाट्सएप जैसा भी एक ग्रुप होता है, उसमें भी जाएगा कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इस डेट तक अपना अलॉटमेंट फीस पे करना है। इज इट क्लियर? कंपनी ने ड्यू किया, नेक्स्ट स्टेप में शेयर होल्डर क्या करेगा? पैसा दे देगा। फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगा? क्वार्टरली फीस मंगाएगा, जिसको हम फर्स्ट कॉल बोलते हैं, ठीक है? कंपनी मंगवाएगा और हम लोग पे करेंगे, राइट? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? हमने पहले पे किया और फिर कंपनी ने बताया कि आपको शेयर्स अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। पहला दो स्टेप छोड़ दूं, उसके बाद हम पहले पैसा देते हैं या कंपनी पहले हमसे मंगवाएगी? पहले कंपनी मंगवाती है, फिर हम पे करते हैं। फिर कंपनी ने मंगवाया, फिर हमने पे किया, फिर कंपनी ने मंगवाया और फिर हमने पे किया, राइट? लेकिन पहला दो स्टेप में क्या है? पहले हमने पे किया और फिर कंपनी ने हमें शेयर्स अलॉट किए। आई बात समझ में? फर्स्ट स्टेप में पहले बैंक का एंट्री है और बाद में अलॉटमेंट का एंट्री है, लेकिन बाकी स्टेप्स में क्या है? पहले ड्यू एंट्री है और बाद में पेमेंट का एंट्री। यहां तक क्लियर है? सपोज किसी शेयर होल्डर से हमने ये पैसा मंगवाया, हमने हमारे शेयर होल्डर से ये पैसा मंगवाया फर्स्ट कॉल का, और कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या टर्म से हम रिकॉर्ड करेंगे? कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो उसने क्या कर दिया? एरियर। तो कंपनी उसको क्या नाम से रिकॉर्ड करेगी? कॉल्स इन एरियर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ शेयर होल्डर, कंपनी ने मंगवाया इसका पैसा और उसने ये वाला भी दे दिया, बोले छोड़ो आगे का पैसा भी अभी लेके खत्म करो ना, क्या आप फिर से मंगवाओगे, फिर मुझे देना पड़ेगा, अभी सारा पैसा ले लो, राइट? तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को आज ही मिल गया है, कंपनी उसको क्या नाम से रिकॉर्ड करेगी? नॉट प्रीमियम, दैट्स नॉट अ प्रॉफिट। कॉल्स इन एडवांस। क्या नाम से रिकॉर्ड करेगी? समझ में आया व्हाट इज कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो शेयर होल्डर नहीं पे कर रहा है, दैट इज कॉल्स इन एरियर।
और कॉल्स इन एडवांस का मतलब जो ड्यू डेट से पहले ही कंपनी को मिल चुका है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बस मुझे लास्ट दो आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे दो। कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? कॉल्स इन एडवांस बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? दोनों ही लाइबिलिटी बोला कुछ लोग तो। कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस तो पता है ना? एसेट का मतलब क्या था? फ्यूचर में मिलना। और लाइबिलिटी का मतलब पे करना। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी को मिलेगा या कंपनी को देना पड़ेगा? फ्यूचर में मिलना है ना भाई, आज नहीं मिला, उम्मीद तो रखेंगे कि फ्यूचर में देगा। राइट? तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए क्या एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। और कॉल्स इन एडवांस भाई पहले का पैसा आज ही दे दिया तो कंपनी के लिए तो टेंशन ही है ना, दैट इज लाइबिलिटी। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां तक आप थोड़ली रिवाइज करके आना, फिर थोड़ा और स्टेप आगे जाएंगे एंड सर्टेन प्रैक्टिकल पोर्शंस में एंटर करें। ठीक है? कंसेप्चुअली ऐसे ही चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा और बेसिक थ्योरी है। ठीक है? बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट नहीं है। अब डायरेक्ट अपन जर्नल में जंप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।